शरीर बीमार पड़ता है, उसी तरह से दांत भी बीमार पड़ता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह उसको सही से रख सकते हैं? देखिए, जो व्यक्ति का जो ओरल कैविटी होता है उसको ओवरऑल हेल्थ का मिरर बोलते हैं। मतलब कि आपका स्वास्थ्य कैसा है इसकी बहुत सारी जानकारी जो है आप जो मरीज है, जो व्यक्ति है, उसके मुंह के अंदर झांक के जो है आप आधी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और उसमें सिर्फ उसमें हेल्थ नहीं है, आप मुंह से कैसा स्मेल आ रहा है उससे भी आप कई तरह की बीमारियों का आप मतलब जो जिसका डायबिटीज़ बहुत बढ़ा रहता है उसका एक पर्टिकुलर स्मेल रहता है, जिनका लिवर में इशू रहता है उसका एक पर्टिकुलर स्मेल रहता है। तो जो ओरल कैविटी है वो ओवरऑल हेल्थ का आईना है। तो एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ ओरल कैविटी का होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपका बाकी हेल्थ है, जैसे आपका ब्रेन है, जैसे आपका लीवर है, जैसे आपका स्प्लीन है, जैसे आपका किडनी है, उसी तरीके से आपके दांत और आपका ओरल कैविटी है। आप उनको स्वस्थ रखेंगे तो तभी सारे अंग जो है वो एक समन्वय में रह के कार्य करते हैं। अभी आजकल के जनरेशन में देखा गया है कि दांतों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका क्या कारण है? देखिए, अगर आप ओवरऑल प्रेवलेंस देखेंगे तो जो डेंटल केरीज है, जिसको लोग सामान्य भाषा में दांत में कीड़ा लगना भी बोलते हैं, उसका प्रेवलेंस रेट भारत में 50% से ज़्यादा है। उसी तरीके से जो मसूड़ों की बीमारियां हैं, जो पेरियोडोंटल डिजीज है, उनका भी प्रेवलेंस रेट जो है वो 60 से 70% है। इसका अर्थात हुआ कि ओवरऑल हर दूसरा व्यक्ति जो है वो किसी न किसी आपको मुंह की बीमारी से ग्रसित है। सबसे कॉमन जो इसका रीज़न है वो रीज़न है वो हम तो वैसे भी जो भारतीय हैं वो तो वैसे भी अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़े लापरवाह रहते हैं और ओरल हेल्थ को लेके और भी ज़्यादा लापरवाह है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं वो अपना सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करती हैं जब तक कि वो एडवांस स्टेज में चले जाए। तो जनरली हम लोग वेट करते हैं कि कब सिम्टम डेवलप होगा। तो जब सिम्टम डेवलप होता है उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब वो अच्छा, उसमें भी है कि पहले जो है वो लोकल केमिस्ट के पास चले जाते हैं, पहले घरेलू उपचार कर लेते हैं, फिर जो है लोकल केमिस्ट के पास जाते हैं, गांव देहात में पहले झोला छाप के पास जाते हैं, उसके बाद जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा तब जाके वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो जो हेल्थ है उसको तो लेके वैसे भी डॉक्टर्स जो है वो तो लास्ट रिजॉर्ट है, उससे पहले सारा उपचार हो जाता है। तब तक जो है एक तो बीमारी का सिम्टम नहीं है और दूसरा जो सिम्टम डेवलप भी होता है वो भी थोड़े एडवांस स्टेज में पहुंचता है। तो क्या डायबिटीज के कारण दांतों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, हार्ट की समस्या अभी हाल के बहुत सारी रिसर्च में स्ट्रोक से डायरेक्ट कोरिलेशन, डायबिटीज़, ये सारे जो हैं ये सारे डायरेक्टली रिलेटेड है आपके ओरल हेल्थ से। अगर आपका ओरल इन्फेक्शन है तो आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में बहुत बार बोलते हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप दांतों की सफाई रखें। किसी भी तरह का जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है उससे पहले तो जो ऑर्थोपेडिशियन थे वो भी थोड़ा इग्नोर करते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में देख रहा हूँ कि वो रेगुलरली पेशेंट्स को वो भी काउंसल करते हैं कि अगर आप रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, तो आपके शरीर में इन्फेक्शन का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए और इन्फेक्शन का सोर्स जो है वो दांत भी हो सकता है। तो वो हमेशा लोगों को सुझाव देते हैं कि आप जो है अपना ओरल हाइजीन इम्प्रूव कीजिए। जो पेशेंट्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म बेड रिटर्न रहते हैं, जिनको जो एंजियोप्लास्टी वगैरह के लिए एडमिट होते हैं, इमीडिएटली वो एंजियोप्लास्टी करते हैं, फिर वो एक बार डेंटल ओपीडी के लिए भेजते हैं कि अब जो है कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स ना रहे, तो आप उसको जो है अच्छे से साफ वाफ करवा लीजिए, देख लीजिए कोई एक्टिव सोर्स तो नहीं। इसके सिम्टम्स क्या? जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआती लक्षण जो है वो बहुत माइल्ड रहते हैं, वो बहुत सटल रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेंटल कैरीज की बात करें, जो मैं बोला जो दांतों में जो कीड़ा लग रहा है, तो उसमें शुरुआती में आपको सिर्फ दांतों में हल्का सा काला सा दाग जैसा दिखेगा। किसी किसी केस में जहाँ पे वो जड़ों के पास लगता है कीड़ा या फिर कॉन्टैक्ट पोजीशन से नीचे लगता है, वहाँ पे आपको काला काला भी नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे कभी कभी खाना फंसे। तो वो पहला सिम्टम है। अगर आप अपने दांतों में किसी भी तरह का स्टेन देख रहे हैं, अगर आप अपने गालों में या जीभ में किसी भी तरह का जो नेचुरल कलर है उससे कुछ वेरिएशन देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आप ब्रश कर रहे हैं और लगातार जो है वो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, अगर मुंह में किसी भी तरह का छाला बार बार हो जा रहा है,
अगर कोई दांत से गाल बार बार एक ही जगह पे कट रहा है, मुंह में कहीं भी सफ़ेद दाग या लाल दाग है, खाना रेगुलरली कहीं फंस रहा है, दांतों में कनकनाहट है या दर्द है, तो ये सारे जो है ये अच्छा मुंह की दुर्गंध बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा जो है ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो मरीज इनकाउंटर करते हैं। और जो पहला सिम्टम है, आप अगर उसी में इलाज के लिए आएंगे तो आपका ना सिर्फ खर्च बहुत कम लगेगा, बल्कि आपका जो ट्रीटमेंट टाइम है, जो रिकवरी टाइम है, वो भी बहुत कम होगा। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो सबसे ज़रूरी है कि आप मुंह को बिल्कुल सही तरीके से साफ रखें। कुछ भी खाने के बाद जो है कुल्ला करें, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें, अपने टूथब्रश को नियमित तौर पे बदलें, हर 6 महीने के अंतराल पे बदल दें। सॉफ्ट ब्रशेस यूज़ करें, जो ब्रशिंग टेक्निक है उसको करेक्ट करके रखें, दांतों को बहुत ज़्यादा रगड़ने नहीं, टेंडेंसी रहता है कि वो ब्रश को लेके रगड़ने की टेंडेंसी रहती है, वो सब नहीं, बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे साफ करें। अगर कोई आदत है खास करके तंबाकू की, सिगरेट की, तो उनसे दूरी बना के रखें। तो ये सब जो है आप अगर करेंगे तो कुछ वैसी परेशानी जो है वो नहीं आएगी। अच्छा, ये ओरल कैंसर कैसे होता है? ओरल ये कैंसर, गंभीर बीमारियों में से जी, ओरल कैंसर जो है भारत अपने आप में जो है वो कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और उसमें भी ओरल कैंसर का जो प्रेवलेंस है वो सेकंड हाईएस्ट है। तो ओरल कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो मुख्यतः इसका रीज़न है वो रीज़न है टोबैको। तंबाकू रिलेटेड ओरल कैंसर ही इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, और नॉन टोबैको भी होता है, लेकिन टोबैको का प्रेवलेंस जो है बहुत ज़्यादा है। तो पहला तो ये है कि पहला रीज़न जो है इसका वो है आपको तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट। उन्हीं की वजह से अगर आप उसको बार बार एक जगह पे रखते हैं, मुंह में कहीं पे, तो उस जगह पे पहले ओरल कैंसर में भी वही है कि पहले वो बहुत सटल साइन देता है। पहले आपको हो सकता है कि जहाँ पे गाल में या जहाँ पे आप तंबाकू रखते हैं वहाँ पे आपको सफ़ेद दाग दिखाई देगा, या थोड़ा बहुत छोटा सा अल्सर जैसा रहेगा, वो शुरुआती लक्षण है। अगर आप उसी में डॉक्टर्स के पास आएंगे तो हो सकता है कि वो तत्काल जो है वो कुछ दवाई देके या फिर आपका हैबिट काउंसलिंग करके उसमें आपको वो ठीक हो जाए। दूसरा स्टेज होता है जब आपको वहाँ पे अल्सर, उसको लोग अल्सरो प्रोलिफरेटिव बोलते हैं, मतलब वो अल्सर जैसा और वो गांठ जैसा बन जाता है। उस स्टेज में हम लोग बायोप्सी वगैरह करके कंफर्म करते हैं। एज ए रूल आपके मुंह में अगर कोई भी दाग है, खास करके सफ़ेद दाग या बहुत ही ज़्यादा लाल दाग, और वो दाग 14 दिनों में ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच करानी चाहिए। दाग कहाँ रहेगा, अंदर या बाहर? अंदर, मुंह के अंदर, गाल में, जीभ पे, मसूड़ों पे, फ्लोर ऑफ द माउथ में जो तालू पे, इन सबों पे आपको या तो वो अल्सर रहेगा बहुत दिनों से, या फिर सफ़ेद दाग या लाल दाग रहेगा बहुत दिनों से। अगर ऐसा कुछ है, अगर आप मुंह में रेगुलरली कुछ देख रहे हैं जो कि अचानक से चेंज हुआ है, मुंह कम खुल रहा है, ये सब, मुंह कुछ भी गर्म या मसालेदार खा रहे हैं तो मुंह बहुत जल रहा है, ये सब जो है ये सब बिल्कुल शुरुआती लक्षण। इसमें जो है इनफैक्ट इसको हम लोग प्री कैंसरस लीजन या प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं, मतलब कि कैंसर हुआ नहीं है लेकिन कैंसर होने की संभावना जो है वो थोड़ी बढ़ गई। तो उस दौरान अगर आप जांच के लिए आते हैं तो उसमें जो है सबसे सही तरीके से आपका इलाज जो है वो हो सकता है। तो क्या इसका कोई घरेलू उपचार है? नहीं, इसका घरेलू उपचार यही है कि आप अपने मुंह को अच्छे से देखते रहें और नशा तंबाकू बंद कर दें, और कोई घरेलू उपचार नहीं है इसका। अच्छा, बहुत बार देखा गया है कि कहीं हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं ऐसे फंक्शन में है कि तत्काल उठ के नहीं जा सकते डॉक्टर के पास और तेज झंझनाहट स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय इमीडिएटली क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा बहुत कम रहेगा। ऐसा आपको तभी होगा जब जो शुरुआती लक्षण है आपने उसको इग्नोर किया है। अगर आप अपने भी कभी घर पे देखिएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी को अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ हो। उनको 6 महीने पहले वो बोलते होंगे खाना फंसा, से आप पूछोगे ना, वो हमेशा बोलेंगे कि खाना फंसता है, हल्का हल्का लगता है। वो आप इग्नोर करोगे, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप होगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको सडनली जो है आपके दांत में कीड़ा लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर आप इग्नोर करते आ रहे हैं और आपको रास्ते में है और कहीं अचानक से
तब तेज दर्द उठ गया। तो आप मैक्सिमम जो है आप, हम तो ये सलाह देते हैं कि आप ओवर द काउंटर जो है एक पेन किलर ले लें, पैरास्टामोल वगैरह कुछ ले लें, और जैसे ही अपने जगह पे पहुंचे तो आप डॉक्टर से दिखाएं। क्योंकि अगर कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसका इलाज ही कराना पड़ेगा। नहीं, उसमें रूट कनाल वगैरह होता है, ट्रीटमेंट है। अब तो बहुत एडवांस टेक्निक्स है, रूट कनाल ट्रीटमेंट वगैरह होता है, बहुत टाइम से सेंसिटिविटी रहती है तो नॉर्मल फीलिंग से हो जाता है। अच्छा, ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें कि जैसे अगर हम दांत कभी उखाड़ते हैं तो आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होती है? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है। प्रतिदिन जो है लाखों लोग अपना दांत निकलवाते हैं थ्रू आउट द कंट्री, और आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी का आंख वैसा चला गया। बहुत सारे ये हैं, जैसे कि अगर आपने कुछ छेड़ दिया तो कैंसर फैल जाता है, दांत निकलवा लिया तो कैंसर हो जाता है, दांत निकलवा लिया तो आंख की रोशनी चली जाती है। ये सारी जो है ये गलत इन्फॉर्मेशन है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, और इनका एकदम से कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा, ये कहाँ तक सच है कि दांतों की वजह से, खराब दांतों की वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है? जी, अभी कई हाल में रिसर्च हुए हैं जिनमें ये बात निकल के आई है, खास करके आपके ओरल इन्फेक्शन का डायरेक्ट लिंक आपके हृदय रोगों से और स्ट्रोक से। तो ये बेसिकली ओरल इन्फेक्शन जो है ये इन चीज़ों को की संभावना को बढ़ा देता है। जैसे शरीर में अन्य जगह कोई भी इन्फेक्शन ये सब का रिस्क बढ़ाता है, सेप्टिसीमिया का, उसी तरह ओरल इन्फेक्शन जो है ये डायरेक्टली आपके हार्ट और ब्रेन को इफेक्ट करता है। और जितने भी रिसर्च आए हैं उनमें ये कंफर्म हुआ है कि ये वाकई में जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके हृदय और आपके ब्रेन की बीमारियों से। तो अगर इसमें कोई डीपली जानकारी चाहिए तो ये कैंसर और जो स्ट्रोक है ये मतलब कैसे फैलता है? देखिए, दोनों कैंसर तो चलिए फैलता है, स्ट्रोक फैलता नहीं है। स्ट्रोक जो है उसका डिफरेंट एटियोलॉजी है, उसमें ओरल इन्फेक्शन सिर्फ एक प्रेसिपिटेटरी फैक्टर है। जो कैंसर है, कैंसर एक तरह का ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर का कोई भी हिस्सा अनियंत्रित तरीके से बड़ा होने लगता है या मल्टीप्लाई होने लगता है। ये किसी ना किसी इरिटेंट से हो सकता है। ओरल कैंसर में ये इरिटेंट जो है वो टोबैको जो है, आप अगर उसको बार बार एक ही जगह पे रखते हो, या कोई भी हिस्सा है गाल का आपको जो बार बार एक ही जगह पे कट रहा है, बहुत लोग डेंचर पहनते हैं और डेंचर जो है एक ही जगह को बार बार काटता रहता है, गाल का कोई हिस्सा बार बार जो है वो दांत से कटता रहता है, तो दांत से कटना या फिर टोबैको का वहाँ पे रखना, ये सारे इरिटेंट की तरह काम करते हैं। या तो इरिटेंट टोबैको के केस में केमिकल इरिटेंट हो गया, जो दांत से कटना वो मैकेनिकल इरिटेंट हो गया। तो अगर बार बार कहीं पे इरिटेशन हो रही है तो वो हिस्सा जो है वो प्रोलिफरेट होने लगता है। और कैंसर में ये एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जहाँ पे है वहाँ से ब्लड सप्लाई के थ्रू या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुँच सकते हैं। कैंसर के सेल्स हैं वो आपके ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके थ्रू शरीर के अन्य हिस्से में पहुँच सकते हैं। कई टाइम आप देखते हैं कि मुंह में कैंसर रहता है और गले में जो है वहाँ पे गांठ जैसा बन जाता है। कई बार वो कैंसर जो है वो आपकी छाती तक फैल जाता है या फिर वो फेफड़ों तक पहुँच जाता है। तो ये कैंसर का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इन माध्यमों से अपने हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँच जाता है और जहाँ पहुँचता है वहाँ पे वापस से मल्टीप्लाई करना। इसीलिए शुरुआती लक्षणों को आइडेंटिफाई करना और उनको पकड़ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। और बच्चों में ये भी देखा गया है कि पहले के जनरेशन में बच्चों के दांत कुछ उम्र के बाद से टूटते तो थे, लेकिन अभी जो है जनरेशन है, मेरे घर में भी है, भांजा है, भाभी है, तो उसके अभी 5 साल हो रहा है और सडनली 1 महीना 1.5 महीना में उसके दांत टूटने लगे हैं, फिर एक चढ़ जाता है इस तरह से। नहीं, देखिए उसमें कैसा है कि वो टाइम फ्रेम तो है, मतलब उसमें कुछ तब्दीली नहीं आई है। नहीं, जो आपका परमानेंट टूथ का जो टाइम फ्रेम है वो 6-7 साल से वो आना स्टार्ट होता है, परमानेंट टूथ। ठीक है, एक जो है, एक जिसका प्रेवलेंस बढ़ा है वो है मिल्क बॉटल की वजह से। मिल्क बॉटल की वजह से थोड़ा प्रेवलेंस रेट बढ़ा है। उसको हम लोग नर्सिंग बॉटल केरीज बोलते हैं या अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं। उसमें हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि जब भी आप बच्चों को फीड कराएं तो जब से
मतलब जो पहला दांत है, प्राइमरी दांत, वो 6 से 9 महीने तक आ जाता है। मतलब बच्चे के जन्म के 6 से 9 महीने तक बच्चे का प्राइमरी टूथ जो है वो आ जाता है। तो जब से पहला दांत आए तभी से आपको दांतों की सफाई करनी है। अगर आप देखते होंगे कि पहले के टाइम में वो दादी मान लो जो है वो कपड़े से दांत को अच्छे से पोंछती थी, ठीक है, तो वो सबसे, क्योंकि बच्चा जो है वो घोट तो नहीं सकता है, तो वो सबसे अच्छा होता है। आप होता कैसा है कि बच्चा रात में जो है वो दूध पीने की जिद करता है, आप बॉटल जो है उसको मुंह में लगा देते हैं, वो बच्चा दूध पी के वो बॉटल को वहीं पे छोड़ देता है, अब बच्चा भी सो जाता है, आप भी सो जाते हैं। जैसे ही बच्चे ने दूध पिया उसके बाद आप अपने पास में ही ये गीला कपड़ा वगैरह कुछ रखिए, उससे बच्चों के दांत को अच्छे से पोंछ दीजिए, तभी जो है उसका वो केरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी जिसकी वजह से, जैसे मीठा खाने से केरीज होता है, तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितने समय तक वो पदार्थ जो है वो आपके दांतों से चिपका रहा है। आप उसको अगर तभी साफ कर देंगे, वो चिपकने नहीं देंगे, तब जो है वो वहाँ पे केरीज का इंसिडेंस नहीं होने देगा। तो ये एक आई है। दूसरा कि परमानेंट दूध के आने का समय है। अगर आपका दूध वाला दांत अपने तय सीमा समय से ज़्यादा दिन तक वहाँ पे है तो परमानेंट दांत का इरप्शन का पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। या फिर अगर आपका दूध का दांत बहुत जल्दी निकल गया है तो भी परमानेंट दांत के आने का जो टाइम है वो थोड़ा बदल जाता है। तो इसीलिए दूध के दांतों को भी उतनी अच्छे तरीके से ही साफ रखना है जैसे कि परमानेंट। कितने साल तक बच्चों को साफ कर सकते हैं इस तरह से कपड़े वाले? नहीं, वो तो जब तक बच्चा ब्रश वगैरह करने के लायक ना हो। तो जैसे भी 5 या 6 साल का हाँ, तो बच्चा वो तो बिल्कुल ब्रश कर सकता है। 5-6 साल का बच्चा जो है वो तो निगल भी सकता है, वो तो थूक भी सकता है, तो वो तो बिल्कुल उस एज में तो आपको वो तो ब्रशिंग आपको 2 बार ब्रश करवाना है, 2 बार ब्रश करवाना है। तो अगर वो एक साथ 3 दांतें हिलने लगे और टूटने लगे तो ये नॉर्मल बात है? नहीं, वो अपने जब वो हिलेगा वो अपने तय सीमा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर है, सामने वाले जो दांत हैं, वो 6 से 7 साल में उनके आने का समय रहता है। तो उस दौरान जब उसके आने का समय होगा तभी आपका दूध वाला दांत जो है वो हिलने लगेगा। वो नेचुरल है, वो नेचुरल शेडिंग है। अगर आपको लग रहा है कि आपका परमानेंट दांत मुंह में दिखने लगा है लेकिन जो दूध वाला दांत है वो अभी भी वहीं पे है, उसमें कोई भी हिलना शुरू नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा कि वो तो दूध का दांत नहीं, वो तो जन्म से लेके 6 साल तक तो दूध का ही दांत रहता है। मतलब बच्चे जब जन्मता है उसके बाद से 6 महीने में उसके दूध के दांत आते हैं। 6 साल तक जो है वो आपका दूध के दांत ही रहेंगे। 6 साल के बाद आपका परमानेंट दांत वो दिखने लगेगा आपको ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली मतलब नहीं होता कि जैसे मैंने बताया कि 3 दांत एक साथ हिल रहा है, वो टूटने की पोजीशन में। अगर सामने का दांत है तो उसका एज नॉर्मली 6 साल के करीब हो रहा होगा। हाँ, तो 6 साल के करीब है तो आपको परमानेंट दांत आ रहा होगा, तो वो नेचुरली वो दांत आपका दूध वाला दांत हिलने लगेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक 1-1.5 महीना 2 महीने तक कोई दांत आधा टूट के लटका है बट नहीं, तो वो तो उसको तो डॉक्टर के पास लेके आइए, वो डॉक्टर देखेंगे, एक्सरे करेंगे, उनको अगर लगेगा कि उसमें कुछ कैविटी है कुछ तो उसको निकाल। तो मतलब ये भी दिखाया जा सकता है। हाँ, कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई भी चीज़ पता लगे तो आप डॉक्टर शुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसको आप संपर्क करें, ना कि आप यूट्यूब, गूगल और केमिस्ट, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा खास करके भारत में यहाँ पे तो डेंटिस्ट की संख्या जो है वो अच्छी खासी है, ठीक है। आपको बहुत आसानी से जो है आपको अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी भी जो है किसी और माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिले उससे बेहतर है कि आपको कुछ शंका है तो आप डॉक्टर से दिखाएं और उनसे दिखा के जो है सही जानकारी ताकि आप तक पहुँच सके। और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? यही कि दांतों की सफाई या मुंह की सफाई उतनी ही ज़रूरी है जैसे कि अन्य आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी स्वास्थ्य उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपके मुंह की स्वास्थ्य। तो जैसे आप बाकी हिस्सों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हार्ट को कैसे सुरक्षित रखें, ब्रेन को कैसे ही सुरक्षित रखें, उसी तरह मुंह को भी साफ रखना उतना ही ज़रूरी है। और तभी जो है आप कई अन्य बीमारियों से भी आप बचे रह सकेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे देश में ओरल कैंसर की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसा दाग या धब्बा है जो आपको लगता है 14 दिनों से ज़्यादा है, और ख़ास करके अगर आप तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, तो ऐसे किसी भी लक्षण दिखने पे इमीडिएटली जो है
अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें ताकि आप सही समय पे रोगों की पहचान हो सके और इलाज हो सके। कि आप 100 बार ऐसे करेंगे तो आपका हृदय जो है वो सुरक्षित रहेगा। अब आप इनके चैनल को देखिए। ये बोलते हैं कि आप 5 बार उंगलियों को ऐसे ऐसे कीजिएगा तो आपका स्प्लीन, लीवर, हार्ट, लंग, किडनी सब सुरक्षित रहेगा। तो इस चैनल पे आपको कई चैनल मिल जाएंगे। अभी आपको हाल में ही आप देखो, ये फिर वही सेम, आप ये 5 उंगलियों का एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप ऐसे करेंगे तो आपका शरीर की सारी बीमारियां चली जाएगी। आप ऐसे करेंगे तो हद है, मतलब कि आप 5 बार ऐसे करेंगे तो आपका हार्ट जो है वो सुरक्षित रहेगा। अभी हाल के दिनों में मैं देख रहा था, कोई एक प्रोडक्ट है, वो बोलते हैं कि आप इसको लीजिए तो आप अपने लंग्स को आप डिटॉक्स कर देंगे। मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है, ये लंग को डिटॉक्स करते हैं और अभी 50% दे रहे हैं, मतलब अभी आप जो है 50% में आप अपना लंग को साफ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अचानक कहीं से आंख आ गया, कहीं से हाथ आ गया, कहीं से पैर आ गया। जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे आपका आंख हो, जो आपका ब्रेन है, वो बहुत सुरक्षित तरीके से जो है वो आपके स्कल बोन के अंदर है ताकि वो सेफ रह सके। आंख एक कैविटी के अंदर है ताकि प्रोटेक्ट हो सके। जो नस आपको आंख की रोशनी देने में मदद करती है वो सबसे पीछे से निकलती है। शरीर इस तरीके से बनाया गया है कि आप एक बहुत सिस्टमिक तरीके से, जो आप इसके नर्व्स की संरचना देखेंगे, कौन सा नर्व कहाँ से पास होता है। अगर ये नर्व आती है, ये नर्व आपके इस लिप को सेंसेशन देती है, सेम दूसरे साइड से नर्व आती है, वो एग्जैक्टली मिड लाइन में। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति का इधर का आप नर्व सेंसिटाइज करें तो इधर का सेंसेशन चला जाए। तो इट्स अ परफेक्ट इंजीनियरिंग, मतलब उससे अच्छी संरचना आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप विस्मय करेंगे कि कितने बारीकी से एक एक चीज़ जो है वो डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप हाथ हिलाएंगे तो आपका हार्ट ठीक हो जाएगा, आप नाखून रगड़ेंगे तो बाल आ जाएगा। ये सब इलॉजिकल बात है, ठीक है। तो लॉजिक एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको, मुझे लगता है कि क्लास 5 के बाद ना कुछ सब्जेक्ट आप पढ़ाइए या ना पढ़ाइए, आप बच्चों को लॉजिक जरूर समझाइए कि कोई चीज़ जो खास करके सोशल मीडिया पे मैंने आपको दिखाया, मतलब वो बेहिसाब, बेफिजूल, मतलब वाहियात बातें हैं। वो आपको बोलेंगे कि आप ऐसे ऐसे कीजिए तो आपका हार्ट जो है कैसे ठीक रह सकता है। कुछ तो लॉजिक होगा, मतलब कुछ तो तरीका होगा। ये तो यही बात हो गई कि मैं खाऊंगा तो आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। ये तो इलॉजिकल है ना, इसका क्या लॉजिक है। तो अच्छा, उस पर जो है वो धर्म से जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई अगर मौलवी कर रहे हैं तो हिंदू वाले बोलेंगे कि जो ये जो है देखो ये तो क्या सिखा रहे हैं, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है। हाथ में कोई जो है कलावा बांध के वो आपको एक्सरसाइज बताएगा तो आप बोलोगे, सारे बोलेंगे नहीं ये तो अच्छा चीज़ है, आप उसको तुरंत जो है रिलीजन से जोड़ दोगे। तो हेल्थ ऐसे काम नहीं करता है। आपका शरीर है, सब कुछ का एक तरीका है। आपका हृदय कैसे काम करेगा, हृदय कैसे स्वस्थ रहेगा, उसका एक तरीका है। आप उसको फॉलो करोगे तभी वो सुरक्षित रहेगा। हाथ फेंकने से, पैर फेंकने से, बाल रगड़ने से आपका हार्ट नहीं ठीक हो सकता है। अगर आपको हार्ट को सेफ रखना है तो आप खाने में जो है ऑयली चीज़ें बंद कीजिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 20 मिनट के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। किसी भी तरह के नशे से आपको बिल्कुल दूर रहना है। आपको अगर शरीर का सर्कुलेशन बढ़ाना है तो खाने में नमक की मात्रा थोड़ी कम रखिए, तेलीय चीज़ें एकदम बंद कीजिए। इससे आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। एक्सरसाइज करने से वो इम्प्रूव होगा। वो हाथ को ऐसे ऐसे करने से आपका शरीर का सर्कुलेशन को कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है आप अपना समय व्यतीत करेंगे, आप उसको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत आसान है। अगर आपको कोई बोले कि आप जो है आप 15 साल से सिगरेट पी रहे हैं, आप ये दवाई खाइए 2 महीने, आपका लंग साफ हो जाएगा। अब मैंने जो आपको दिखाया वो वही बोलते हैं कि आप 2 महीने का ही हम लंग डिटॉक्स कर देंगे। डिटॉक्स जैसा कोई शब्द नहीं होता। डिटॉक्स जैसा कोई शब्द की कोई भी साइंटिफिक रिलेवेंस नहीं है। किसी भी साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा नहीं पाया गया। तो
अच्छा, यही रीज़न है कि क्यों एलोपैथी आज की डेट में बाकी अन्य जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है उससे ऊपर है। उसका रीज़न क्या है? इसलिए रीज़न नहीं है कि जो आयुर्वेदा को मानने वाले लोग कम हैं। दिक्कत ये है कि आयुर्वेदा को लेके जो साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, जिस तरीके से साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, वो नहीं। जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो रिसर्च पे विश्वास करता है। हो सकता है कि आज जो दवाई हम खा रहे हैं 5 साल के बाद रिसर्च में वो गलत साबित निकले। ऐसा हर चीज़ के साथ होता है। अरे पहले लोग बोलते थे ना कि धरती जो है वो गोल नहीं, वो फ्लैट है। आपने रिसर्च किया तो आपको पता चला कि नहीं, धरती जो है वो गोल है। तो ये तो किसी को सपना नहीं है ना, आपने रिसर्च किया तब जाके पता चला। कई ऐसे ड्रग्स हैं जिनको पहले बहुत यूज होता था, आज की डेट में वो पता चला कि वो ड्रग जो है वो काम नहीं कर रहा। तो आपने अपने रिसर्च को इम्प्रोवाइज किया और आपने पता चल लगाया कि नहीं, जो पहले हमारा मानना था वो गलत साबित हुआ है रिसर्च में। तो किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म जो है वो इलॉजिकल है, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो साइंटिफिक एक्सट्रीमिज्म हो। तो यू शुड बी ओपन टू आइडियाज। अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई तकनीक है आयुर्वेदा में जो हमें लगता है कि काम कर सकता है, तो उसको लेके एक प्रॉपर्ली डिजाइंड रिसर्च कीजिए। उस रिसर्च में अगर वो बात सामने आती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर रिसर्च में वो बात सामने नहीं आती है तो आप उसको रिफ्यूट कर दीजिए। उसको लेके बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल नहीं होना है कि अरे आयुर्वेदा में ऐसा लिखा हुआ है तो कैसे गलत होगा। चीज़ें ऐसी ही हैं, चीज़ें जो है वो समय के साथ नई चीज़ें आएंगी, नई जानकारियाँ आएंगी। आप उस जानकारी को लेके ओपन रहेंगे तभी जो है आप लॉजिकल सोच पाएंगे। अदरवाइज जो है आप ऐसे ही फर्जी एक्सरसाइज और फर्जी दवाइयों के भरोसे बैठे रहेंगे और उसका प्रेवलेंस रेट जो है वो डिजीज़ का बढ़ता रहेगा। ठीक है, अंत में जो है आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ता है। बात बस इतनी तक नहीं है ना, बात इतनी है कि आप फिर देखते हैं कि कैसे जो है एक 25 साल का लड़का एक ओरल कैंसर से ग्रसित हो जाता है और 65 साल का उसका पिता जो है वो उसको दिखाने लेके आता है। ये अगर आप सोचिए तो ये कितनी कष्टदायक बात है। एक 65 साल के पिता के लिए एक 25 साल के जवान बेटे को मुंह का कैंसर के लिए इलाज कराना, इससे कष्टदायक क्या रहेगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा कि आपके मुंह में छाला है, आपने तमाम घरेलू उपचार किया और आप जब आ रहे हैं तब वो डिजीज़ फैल गया है। तब जो है कोई उपाय नहीं है, वो आपका हड्डी काटना पड़ेगा, पैर से हड्डी वहाँ लगाना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ गया। तो एट द एंड फिर आप बोलोगे कि हमारा डिजीज़ बर्डन बढ़ रहा है, अस्पताल जो है लूट रहे हैं। अरे खर्च बढ़ जाएगा ना। आप यही अगर सिर्फ ल्यूकोप्लेकिया लेके आते तो हैबिट काउंसलिंग करते, मैक्सिमम बायोप्सी करते, आप घर चले जाते। आपको ना अस्पताल में रहना पड़ता, ना आपको कुछ दिक्कत होती। आपने देर की, उसी का नतीजा है कि ये नौबत आई। तो हर बीमारी के साथ ऐसा नहीं है। स्ट्रोक है, जैसे अभी आप सडन कार्डियक अरेस्ट है, तो उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिन बीमारियों को आप रोक सकते हैं, जिन बीमारियों को लेके जानकारी बहुत गलत है, उसमें तो आप बिल्कुल जो है इम्प्रोवाइज। अभी हाल में देखा होगा आपने, रेबीज़ का एक बच्चे का देखा होगा कि एक बच्चे को रेबीज़ हुआ था, उस बच्चे ने किसी को बताया नहीं और 1 महीने के बाद उसमें सिम्टम डेवलप हो गए। अच्छा, सिम्टम डेवलप हो जाने के बाद रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप जागरूक कर पाएँ कि कब रेबीज़ का टीका लेना है, किन जानवरों से आपको बचना है। अगर आप खुद एक घर में आपके पालतू जानवर हैं तो आपको क्या करना है। तो जब तक आप जागरूकता नहीं फैलाएंगे तब तक जो है आप इसी तरीके से जो प्रिवेंटेबल मौतें हैं उनको हमें प्रिवेंट करना है। जिनको लेके हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो चलिए आप रेबीज़ हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कर लीजिएगा। लेकिन जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं उसको लेके जो है आपको बहुत ज़्यादा ओपन रहना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक होता है कि जैसे रेबीज का टीका नहीं लिया तो जो जानवर ने उसे काटा, सेम सिम्टम्स मींस अगर वो सो रहा है तो बच्चे भी सो रहे हैं? नहीं, ये देखिए कैसा है, ये बोला जाता है कि अगर जानवर ने आपको काट लिया और जानवर को रेबीज है तब जानवर जो है काटने के 10 दिन के बाद मर जाएगा। ये एक्चुअली जानवर मर जाता है लेकिन वो काटने की वजह से नहीं मरता है, जानवर वैसे भी मर जाता है। रेबीज में 7 से 10 दिनों के भीतर जानवर की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो काटे चाहे ना काटे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ
काटने पर ही आपको रेबीज का इंजेक्शन लेना है। अगर जिस जानवर ने आपको काटा है वो अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, तब जो है आपको सिर्फ छिला भी है उसके नाखून से तो भी आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लेना है। उसको लेके काफ़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी गाइडलाइंस हैं, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के भी गाइडलाइंस हैं, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसके भी गाइडलाइंस हैं। तो बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं और वो गाइडलाइन आपको बिल्कुल फॉलो करना है। अगर आप रिस्क प्रोफेशन में हैं, अगर आपके घर में कुत्ते हैं तो आप उनको वैक्सीनेटेड कर रखिए। अगर आप खुद एक एनिमल हैंडलर हैं तो प्रोफाइलेक्टिकली, मतलब कि आप जैसे आप पोलियो और चेचक का टीका लेते हैं वैसे ही आप रेबीज़ का भी आप टीका पहले भी ले सकते हैं। तो उसका गाइडलाइन किया हुआ है, आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। अगर कुछ भी वैसा लगता है आपको कि किसी एक जानवर के द्वारा मैं एक्सपोज हुआ हूँ तो आप इमिडिएटली जाके जो है टीका ले लीजिए। और रेबीज़ के सिम्टम बहुत वेरी करते हैं। मतलब अभी हाल में एक 2018 या 2019 का एक मामला था जहाँ पे एक व्यक्ति को 25 साल के बाद रेबीज़ के सिम्टम आए। तो आप अगर आप कभी भी आपको लगता है कि आप कभी भी ऐसे एक्सपोज हुए हैं तो इमीडिएटली जो है वैक्सीन लें। आप वैक्सीन कभी भी ले लेंगे, जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर लेट भी हो गया है तो भी आप अभी ले सकते हैं।